हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी अभी कुछ क्वेश्चंस किए थे और टाइप ऑफ मियोसिस की स्टडी की थी। ठीक है, अब हम लोग 38 लेक्चर को स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें कुछ बड़ी ही इम्पोर्टेंट स्टडी है पिकोग्राम से रिलेटेड। इस पर क्वेश्चन बनते हैं। हम इसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस ही डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेज 3 के भी होंगे ना। तो पिकोग्राम क्या होता है? Amount of DNA in genome known as picogram. इसे हम C वैल्यू भी कहते हैं ना। अमाउंट या वेट है ना, DNA in genome। याद करो, जीनोम हम कह चुके हैं कि एक सेल की जो हैप्लॉइड सेल होती है उसमें जितने भी डीएनए होता है उसमें उसको हम जीनोम कहते हैं। जीनोम मतलब हैप्लॉइड सेल में जो क्रोमोसोम का संख्या है। याद करो, सी वैल्यू भी हमने लिखी थी। यहीं पर हम एक बार सी वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो सी वैल्यू एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सी वैल्यू में कहा गया था कि एक जीनोम में उपस्थित डीएनए की मात्रा सी वैल्यू कहलाती है। ठीक है, ये तो इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। अब जैसे इसमें आपके में एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें आप ध्यान से देखें, ये है स्टेज 3, उसका क्वेश्चन नंबर है 7। पहले तो इसे एज इट इज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर इसके डिटेल स्टडी। तो यहाँ कहा गया है ऐसे, जैसे ये क्वेश्चन है इस टाइप के। यहाँ कहा गया है 2C, यहाँ कहा गया है 4C। ये इसमें ABCD आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया गया है। मतलब ए में कहा गया है ये ए है, ठीक है। फिर बी के लिए इन्होंने इस टाइप से एक डायग्राम बनाया है, ये बी है और फिर ये बी, ऐसे ये बी है। फिर इन्होंने सी को लिया है और फिर इन्होंने यहाँ से इस डी को लिया है। क्लियर? ये तो ये जो लाइन है ये 2C को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और ये टाइम है। टाइम किस चीज़ का है? सेल डिवीजन का, कि सेल डिवीजन जैसे जैसे बढ़ेगा। और ये है डीएनए कंटेंट। क्या है? इस जो एक्सिस है इस पर क्या, डीएनए कंटेंट, या हम कहते हैं पीजी, इसी को पीजी कहते हैं, पिकोग्राम। ठीक है। अब कहा गया है कि एक प्रारूपिक समसूत्री विभाग कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्था ए से डी के दौरान डीएनए घटक में परिवर्तित ऊपर दर्शाए गए ग्राफ में प्रदर्शित प्रावस्थाएं क्या होना चाहिए?
तो प्रावस्थाएं क्या होना चाहिए, देखो एक 2C है, अब ये 2C इमीडिएटली किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 4C में, है ना। अब इन्होंने कुछ अवस्थाएं भी दी हैं, जैसे ए को ये कह रहे हैं, चलो ऑप्शन भी बना लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दे रहे हैं ये कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है एंड डी क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने कहा है कि ये तो है G2, ये है G1, फिर ये S है और ये M फेज है। सेकेंड ऑप्शन में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि दिस इज G1, दिस इज S, दिस इज G2 एंड दिस इज अगेन M। अब फिर से तीसरा जो ऑप्शन इन्होंने बनाया है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि ये G1 है, S है, G2 है। चलो इसमें इन्होंने G को रखा है, सेम उसी को बना दिया है G1S, G2M। अब यहाँ पर इन्होंने फोर्थ जो ऑप्शन बनाया है उसमें कुछ ऐसे कि M, G1, S एंड G2, ये ऑप्शन है। अब ध्यान दो कि इसमें जो अमाउंट था, है ना, तो अब क्या होना चाहिए, ये तो ए कौन होना चाहिए, क्या G2 हो सकती है ए, नहीं, G2 में क्या होता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है ना। अब क्या ये M हो सकता है, M भी नहीं हो सकता, M मेटाफेज में भी डीएनए का कंटेंट डबल होता है। तो मतलब ये हुआ कि ये G1 में 2C है और ये कौन होना चाहिए, S, क्योंकि S में क्या होता है, S ये फेज होना चाहिए, तो S फेज, इस S फेज में क्या हो रहा है, 2C मॉडिफाई इन 4C, ये कंडीशन हमें यहाँ नजर आ रही है। 2C इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो गई, 4C में, तो यहाँ पर ये S को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो 4C है तो ऑब्वियसली 4C अभी भी किस में मौजूद है, ये G2 फेज में, G2 फेज में अभी भी 4C प्रेजेंस है। अब ये M फेज की बात कर रहा है, तो M फेज में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये जो दो फेज हैं इनमें तो रहता है 4C, लेकिन इनके अंदर ये आ जाता है 2C, इसीलिए ये D को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओवरऑल ये कौन है, ये है M फेज। M फेज का मतलब क्या हो जाता है, डिवाइडिंग फेज। तो ये डिवाइडिंग फेज है जो कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के द्वारा रिप्रेजेंट होती है, और यहाँ एनाफेज में जाके अमाउंट आधा होता है, यानी कि ये दोबारा से 2C में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज प्रोफेज, मेटाफेज में बात करी जाए तो यहाँ पर भी इसमें अमाउंट उतना ही प्रेजेंस होगा। तो G1 से जैसे ही S गया वो यहाँ पर 4C में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये माइटोसिस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही हमें मियोसिस के रेस्पेक्ट में भी स्टडी करना चाहिए। अच्छा, अब यहीं पर एक और क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे, है ना, फिर हम पिकोग्राम का एक ओवरऑल डायग्राम बनाएंगे। ये अब एक क्वेश्चन है हमारे स्टेज थर्ड में, स्टेज थर्ड में ही अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर है थर्ड, ये अच्छा है। क्वेश्चन नंबर स्टेज थर्ड क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 3। अब इसमें एक ग्राफ हमको दिया गया है, ग्राफ, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसे और कुछ ऐसे। अब इसमें है 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25 एंड
30, तो 5, 10, 15, 20, 25 देन 30। इस एक्सेस पर अगर बात करी जाए, ये है टाइम इन मिनट्स। क्या है? टाइम इन मिनट्स, ये। और इस एक्सिस पर क्या है? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस वो कितनी है? वो है 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे, है ना? ये क्या है? डिस्टेंस इन म्यू एम। डिस्टेंस इन म्यू एम, म्यू एम में डिस्टेंस है। अब इन्होंने एक ग्राफ बनाया है। वो ग्राफ क्या है? इस जगह पर एक ग्राफ को डाउन होते हुए दिखाया गया है, ऐसे। ये एक पॉइंट है, एक एक्सिस है, और यहाँ से एक ग्राफ डाउन फॉर्म में दिखाया है। ये ग्राफ नंबर है 1, और ये जो पॉइंट है इस पर सारी कैलकुलेशन हो रही है। एक्स बताया है इन्होंने, एक्स पॉइंट है, और एक ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ दिखाया गया है। ये यहाँ से ये इस तरीके से बढ़ रहा है। तो ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 1, और ये एक इन्होंने पॉइंट दे रखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम क्वेश्चन आपको पढ़ के बताते हैं कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो ये कहा गया है कि नीचे दिया गया ग्राफ एक समसूत्री कोश का विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के व्यवहार की व्यवस्था को दर्शाता है। व्यवहार की व्यवस्था को दर्शाता है। वक्र 1 तथा 2 द्वारा निर्देशित समसूत्री विभाजन की उस अवस्था जो x द्वारा प्रारंभ होती है के परिवर्तनों का निम्न में से कौन सा सही प्रदर्शन होगा। अब x क्या है? समसूत्री विभाजन की वह प्रावस्था जो x से आरंभ होती है। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से इस पॉइंट से, यहाँ तो कुछ चेंजेस है नहीं, यहाँ से ग्राफ ये डाउनफॉल हो रहा है x पॉइंट से, और यहीं से ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है। तो x वो पॉइंट है, वो प्रावस्था है जहाँ से ये चेंजेस हमें नजर आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या देख पाएंगे? इसमें हम देखें तो फिर इन्होंने कहा है कि एनाफेज, एनाफेज, मेटाफेज, मेटाफेज। फिर कह रहे हैं कि गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु तथा तर्कुओं के ध्रुवों के मध्य की दूरी, और सिस्टर जो क्रोमेटिड हैं उनके जो मध्य की दूरी है वो। तो एग्जैक्टली इसका आंसर हमारे पास बनता है कि यहाँ पर दूरी कम हो रही है, तो और यहाँ पर दूसरे ग्राफ में दूरी बढ़ रही है। तो संततियों में जो डिस्टेंस है वो बढ़ती है, यानी कि इसका आंसर तो फर्स्ट है। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे आती है वो जरा समझने की जरूरत है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम ऐसे मान सकते हैं, जैसे एनाफेज अवस्था, ठीक है, ये है एनाफेज स्टेज, एनाफेज, ठीक है, ऑफ माइटोसिस। अब इसमें क्या हो रहा है? ये है पोल्स, ठीक है। अब यहाँ ये है क्रोमेटिड, ठीक है। ये कुछ क्रोमेटिड हैं जो पोल्स की ओर जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ ये जो चीज़ है ये इससे अटैच हो रही है और ये इससे अटैच हो रही है,
क्लियर? अच्छा, एनाफेज स्टेज, तो इनके बीच की क्या दूरी हो रही है? बढ़ रही है। ये दूरी बढ़ती चली जा रही है। जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये कौन है? सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड, इनके मध्य की दूरी तो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। डिस्टेंस क्रोमेटिड है ना। अच्छा, इंक्रीज डिस्टेंस, इंक्रीज डिस्टेंस। अच्छा, ये किसके बीच में आना है? ये सेंट्रोमियर। क्या है ये? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर दोनों यहाँ ब्रेक हुए, क्योंकि मेटाफेज स्टेज में क्या होते हैं? ये प्लेट पर होते हैं, जो अपन लोगों ने डायग्राम में देखा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये दूरी क्या हो रही है? ये कम हो रही है। ये जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो रही है, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ये डिस्टेंस बढ़ रही है। तो कह सकते हैं कि पोल्स, ये कौन है? पोल, और ये सेंट्रोमियर। तो कह सकते हैं कि जो पोल है और तो इनकी जो दूरी है वो घट रही है। पोल एंड क्या? पोल एंड सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, तो ये घट रही है। तो डिस्टेंस किसकी घट रही है? ग्राफ 1 की। तो ग्राफ 1 यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसे? ग्राफ 1। और ये कौन होगा? ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, मतलब बिटवीन टू सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो शो हो रहा है कौन सा? ग्राफ नंबर 2। तो 2 में इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, इनके बीच की दूरी कम हो रही है ना। तो जाहिर सी बात है ये अब ये कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से हमें समझ में आएगा, ये जो पॉइंट है ये एनाफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे को रिप्रेजेंट कर रहा है? एनाफेज। तो एनाफेज में ये चीज़ हमें दिख रही है। यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज, डिक्रीज डिस्टेंस बिटवीन poles, पोल एंड सेंट्रोमियर। ठीक, सेंट्रोमियर और पोल के बीच की दूरी कम हो रही है। और यहाँ पर है 2 सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य की दूरी, ये क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये ग्राफ सेकंड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये ग्राफ अपने फर्स्ट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही हो। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अपने मॉड्यूल में दिया गया है। क्लियर? अब हम एक और बेहतरीन स्टडी में ले चलते हैं। वो स्टडी है पीजी कैलकुलेशन। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। पीजी कैलकुलेशन ड्यूरिंग meiosis, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के बीच में दूरी हम देखेंगे।
जैसे बात करते हैं यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं, ध्यान देना, ऐसे कुछ ऐसे, क्लियर। अब एक ले रहे हैं हम 1C 2C 3C एंड 4C। तो 1C या ऐसे कर लो 10 PG 10 PG हैं, इसी को हम कह देंगे 1C, ठीक है। ये कौन हो गई 20 PG मतलब 2C। ये है, इसको सीधे ले लो, इसे हम कह देते हैं 40 PG और 40 PG का मतलब हो गया ये 4C। तो ऐसे कैलकुलेशन इसमें चेंज होने जा रहे हैं। अब जरा हम देखें कि अब हमने मियोसिस फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये है अपनी इंटरफेज की कौन G1 फेज, कौन है G1। और जैसे ही S होगी तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इसका ठीक डबल हो जाएगा। तो डबल का मतलब है कि यहाँ हम 2C से लेके चलते हैं ना, 2C सही रहेगा क्योंकि एनसीईआरटी ने 2C की बात करी है। तो ये 2C है, G1 है। जैसे ही G2 आया, ये क्या हो गई, वो S आया, तो ये हो गई अपनी S, ठीक है। अब अभी भी ये 4C है, तो ये कौन है, ये है G2। क्या है G2 अवस्था, यानी कि हमने एक सेल जो G1 में है उसमें 2C कंपोनेंट यानी कि 20 PG लिया है, ठीक है। अब ये 20 PG जैसे ही आगे बढ़ा तो S फेज में ये अमाउंट 4C में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये 40 PG हो गया, अमाउंट ठीक डबल हो गया। G2 में अमाउंट वही का, ठीक है। अब आती है प्रोफेज फर्स्ट, ये है मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है। अब जैसे ही एनाफेज होगा, क्या होगा एनाफेज। अब ये जो कंडीशन है ये यहाँ पर फिर से आधी होने जा रही है, आधे ऐसे, क्योंकि दो पोल्स के ओर क्रोमोसोम का नंबर आधा होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर डीएनए का अमाउंट भी आधा होगा, यानी कि अब 2C होगी। तो ये कौन है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। अब टीलोफेज फर्स्ट में यही अमाउंट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई टीलोफेज फर्स्ट। अब अगर हम मियोसिस सेकंड में चलते हैं, क्योंकि मियोसिस सेकंड में इंटरफेज आता ही नहीं, तो डीएनए का अमाउंट कभी डबल होता ही नहीं है। तो ये प्रोफेज फर्स्ट में भी अमाउंट इतना ही रहने जा रहा है। तो ये है प्रोफेज सेकंड, ठीक है। अब ये मेटाफेज में भी इतना ही रहने जा रहा है, तो ये है मेटाफेज सेकंड। अब एनाफेज स्टेज में ये फिर से 1C में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, तो लगभग ये 1C के फॉर्म में आ जाएगा। और जैसे ही ये टीलोफेज में जाएगा तो ये 1C रह जाएगा ऐसे। तो ये है एनाफेज सेकंड, ये है टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड में क्या बन जाते हैं, गैमीट्स क्या हो जाते हैं, यहाँ पर गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाता है ऐसे। गैमीट्स कैसा है, N, क्या है N।
तो n में जो pg का अमाउंट रह जाएगा वो कितना होगा, इसमें अमाउंट हो जाएगा 10 pg, बोलो 10 pg। ये 10 कहाँ हो गया था, यहाँ 10 pg। अब यहाँ कितना था 20 pg, यहाँ कितना था 20 pg, यहाँ कितना था 20 pg, यहाँ पर क्या है, यहाँ 20 हुआ था, ठीक है 20 pg, यहाँ कौन है 40 pg, यहाँ कौन है 40 pg, यहाँ कौन है 40 pg, ठीक है। अब यहाँ कौन है 20 pg और यहाँ 20 pg, क्योंकि हमने 2c से इसकी स्टार्टिंग की है, तो 2c से इसकी स्टार्टिंग का मतलब है कि ये, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात अगर तुम्हें आप लोगों को समझ में आ जाती है तो अल्टीमेटली आप पीजी की कैलकुलेशन या डीएनए अमाउंट हमेशा के लिए याद रख पाओगे, है ना, इस तरीके से। ये तो डीएनए इस तरीके से इंक्रीज होता है। इससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में कभी भी आता है तो आप कर पाओगे। इंटरफेज, ये इंटरफेज फर्स्ट है ना, ये कौन है, यहाँ से जो हम देख पा रहे हैं ये जो कैलकुलेशन है ये है हमारी मियोसिस फर्स्ट, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये है मियोसिस सेकेंड, ऐसे। तो मियोसिस सेकेंड यहाँ है, मियोसिस फर्स्ट, इंटरकाइनेसिस यहाँ आती है इस जगह, यहाँ क्या होगी इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और हमें इसकी कैलकुलेशन को समझना है। मतलब 2c का मतलब हो गया यहाँ पर डिप्लॉयड सेल, ये कहानी डिप्लॉयड सेल से स्टार्ट होती है और हैप्लॉयड सेल में जाके ये कन्वर्ट हो जाती है। तो गैमीट में हमेशा 10 pg, मतलब ये कि अगर यहाँ पर कहा जाता है कि अगर एक डिप्लॉयड सेल है उसमें 20 pg है तो उससे निर्मित जो गैमीट होगा उसमें डीएनए का अमाउंट कितना होगा या पीजी कितनी होगी, तो वो होगी आपकी 10 pg। ओके, ये कैलकुलेशन अच्छा है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर है 15 में आपको ये बात समझाई गई है कि यहाँ पर एक कोशिका की अंतरावस्था में गुणसूत्र की संख्या अगर 7 है तो इसकी जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था तथा एम प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो इसमें राइट आंसर 777 कहा गया है, क्योंकि एनसीईआरटी ये बात कहती है कि डीएनए का अमाउंट डबल या हाफ हो जाता है लेकिन गुणसूत्र की मात्रा कॉन्स्टेंटली उतनी ही प्रेजेंस होती है, ये बात। अब ये से क्वेश्चन नंबर 17 है अपनी स्टेज 3 में। तो लिखा है कि नीचे कोशिका विभाजन के प्रकार की एक निश्चित अवस्था पर एक अवस्था का प्रदर्शन किया गया है, यह अवस्था है। तो पहला ऑप्शन है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान प्रोफेज फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान प्रोफेज सेकेंड, समसूत्री विभाजन की प्रोफेज, चौथा ऑप्शन है समसूत्री विभाजन के दौरान प्रोफेज तथा मेटाफेज। यानी कि ये डायग्राम क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। ये डायग्राम इस तरीके का है, यहाँ पर दो क्रोमोसोम के पेयर्स की बात करी गई है ना, ये इसमें एक क्रोमोसोम इस तरीके से,
और इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, है ना। और दूसरा जो क्रोमोसोम है वो इन्होंने इस तरीके से दिखाया है, यहाँ कुछ ऐसे ऐसे इन्होंने दिखा रखा है डायग्राम में, है ना। तो जाहिर सी बात है ये प्रोसेस कौन सी हो रही है, ये मैटरनल क्रोमोसोम होगा। कौन होगा? मैटरनल क्रोमोसोम। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज पैटर्नल क्रोमोसोम। तो इनकी ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक एंड ब्लू, ये कौन है? ये है नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमैटिड हैं, क्रोमैटिड्स। ये इनके बीच में हो क्या रहा है? इनके बीच में एक्चुअली हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहने जा रहे हैं? दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है? ये क्रॉसिंग ओवर होती है प्रोफेज फर्स्ट में। कहाँ होती है? प्रोफेज फर्स्ट, खास तौर से कहाँ? पैकिटीन। कहाँ? पैकिटीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बात ये है कि ये मियोसिस फर्स्ट है। मियोसिस फर्स्ट में ही लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये फेजेज आती है। तो क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है वो हमें कहीं ना कहीं प्रोफेज फर्स्ट की पैकिटीन स्टेज में देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर? ऐसे तो ये अच्छे क्वेश्चन है। अब जैसे इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि क्रॉसिंग ओवर किसके मध्य आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का यहीं से ये बात निकल आता है, नॉन सिस्टर अर्ध गुणसूत्र के मध्य। तो नॉन सिस्टर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में ये सब्सटेंस को एक्सचेंज करके आगे बढ़ते हैं, और इसी से जो नई संततियाँ आती हैं उसमें मादा और नर यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टर मिक्सिंग कंडीशन में वहाँ आगे पहुँचते हैं। फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 19 की बात करी है। तो अर्धसूत्री सेकंड में निम्न में से किसके दौरान युगली गुणसूत्र चतुष्क के रूप में स्पष्ट तौर पर प्रकट होते हैं? तो याद करो, युगली मतलब बाइवेलेंट एंड टेट्राड। ये अपन लोगों ने जब प्रोफेज फर्स्ट पढ़ी थी तो वहाँ पर स्पष्ट जो बाइवेलेंट एंड टेट्राड कंडीशन देखने को मिलती है वो मिलती है हमें पैकिटीन स्टेज में। तो इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से इनमें से कोई नहीं आंसर इसका बनना चाहिए, ठीक है। तो 19 में एक बार देख लेते हैं, स्टेज 19 में फोर्थ आंसर बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब है कि वो कहाँ होता है? एक्चुअली पैकिटीन में, और पैकिटीन का इन्होंने ऑप्शन दिया नहीं है। फिर आता है उच्चतर जंतुओं में निम्न में से किसके मध्य जीन विनिमय का परिणाम आनुवांशिक पुनर्योगन होता है? तो वही चीजें हैं बार बार इसमें आ रही हैं। क्लियर? यस। इसमें एक क्वेश्चन नंबर है 23, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसके द्वारा अभिलाक्षणिक होती है? समजात में जीन विनिमय, समजात में विसंयोजन, अर्ध गुणसूत्रों का पृथक्करण, और समजातों के जोड़े बनना। तो इसका थर्ड आंसर है 23 थर्ड, बिल्कुल सही। तो ये कह रहा है कि अर्धसूत्री द्वितीय में क्या होता है? तो अर्धसूत्री द्वितीय में वास्तव में होता ये है, अर्धसूत्री
द्वितीय में, द्वितीय फर्स्ट में नहीं, याद करो फर्स्ट में क्या हुआ था, जैसे इसे हम मान लेते हैं एनाफेज फर्स्ट, है ना। तो हम ये कौन से क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर इसमें अपना है 23। ये 23 में क्या हो रहा है, अगर हम एनाफेज फर्स्ट की बात करें तो याद करो ऐसे सेंट्रियोल हैं और यहाँ पर डायड के फॉर्म में क्रोमोसोम पास आउट हुए थे, है ना, ऐसे क्रॉसिंग ओवर मान लो, ठीक है। तो ये डायड के फॉर्म में क्रोमोसोम मूव हुए थे टुवर्ड्स द पोल, है ना। तो एनाफेज फर्स्ट, लेकिन एनाफेज जो सेकंड थी उसमें क्या हो रहा था, ये अपना सेंट्रियोल हो गए पोल्स पर, और यहाँ पर हम देखें तो इस तरीके से इनमें हमें मूवमेंट नजर आया था, कुछ इस तरीके से, ऐसे। यहाँ पर ये सिस्टर क्रोमैटिड आपस में अलग हुए थे, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हुए हैं एनाफेज फर्स्ट में, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि यहाँ पर रेप्लिकेशन हुआ है किसका, सेंट्रोमियर का। तो ये कौन है, ये है एनाफेज सेकंड, यानी कि ये है मियोसिस सेकंड, है ना, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मियोसिस फर्स्ट को। तो एक्चुअली ये कौन है, ये हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम किस फॉर्म में है, डायड, ये डायड के फॉर्म में है, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ है, कह सकते हो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहाँ पर किसका सेपरेशन हो रहा है, तो ये हैं क्रोमैटिड्स, है ना। तो कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स या सिस्टर होमोलोगस क्रोमैटिड, और यहाँ क्या हुआ, सेंट्रोमियर रेप्लिकेशन, यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, नो सेंट्रोमियर रेप्लिकेशन, यहाँ पर हमें रेप्लिकेशन नजर नहीं आ रहा है। इज दैट क्लियर। तो ये अच्छी स्टडी है, अच्छी कैलकुलेशन है और क्वेश्चन भी अच्छे हैं। इसके बाद में है जैसे क्वेश्चन नंबर है, लेप्टोटीन गुणसूत्र रखते हैं। ओबियसली अगर 25 की बात की जाए, यदि एक द्विगुणित कोशिका को कॉल्चिसिन से उपचारित किया जाता है तो यह हो जाती है। ये कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और अच्छा क्वेश्चन है। इसका हमने आपको माइटोटिक पॉइजन में कैलकुलेशन बताया है ना, तो जरा एक बार समझ लेते हैं एक्चुअली क्या होता है। ये कह रहा है क्या, यदि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25, अच्छा है 25, स्टेज थर्ड ही है ना, स्टेज थर्ड। यदि
एक 2n मतलब द्विगुणित कोशिका को उपचारित किया जाता है तब कोशिका नवनिर्मित कोशिका होगी। नवनिर्मित कोशिका होगी। कैसी होगी? तब कोशिका किस तरीके की होगी? वो कॉल्चिसिन, किससे? कॉल्चिसिन से उपचारित किया जाता है तब नवनिर्मित कोशिका होगी। एक्चुअली होता क्या है कि मेटाफेज अवस्था आती है, ये है मेटाफेज में क्या होते हैं? क्रोमोसोम मान के चलो 2 हैं, तो 2 क्रोमोसोम इस तरीके से इस प्लेट पर अरेंज होते हैं, है ना, ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पर भी ये क्रोमोसोम इस तरीके से अरेंज है ऐसे। तो ये है मेटाफेज प्लेट, या हम कहें तो इक्वेटर प्लेट, ठीक है। और ये क्रोमोसोम। अब क्या होता है कि अगर हमने इसको कॉल्चिसिन से ट्रीटमेंट कर दिया, कॉल्चिसिन, इसे हम कहते हैं माइटोटिक पॉइजन। क्या? माइटोटिक पॉइजन के नाम से जानते हैं, विष के नाम से जानते हैं। अब ये क्या करता है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन अब यहाँ नहीं होंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, मेटाफेज अवस्था में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है ना। या कह सकते हो कि अगर 2n = यहाँ पर मतलब एक डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल, ठीक है। तो डिप्लॉयड सेल अगर कॉल्चिसिन आप ऐड करते हो तो ये टेट्राप्लॉयड सेल में, टेट्राप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब आप इसमें ऐड करोगे कॉल्चिसिन। ये बात याद रखना। एक्चुअली इस कॉल्चिसिन को हम म्यूटाजन भी कहते हैं। ये आपको 12th के एनसीईआरटी मिलेगा, इनहेंस इन फूड प्रोडक्शन। तो वहाँ पर म्यूटेशन की बात करी गई है, और वहाँ केमिकल्स, कुछ केमिकल्स होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो कह सकते हो कि यह एक उत्प्रेरक म्यूटाजन रसायन है जो कोशिकाओं में गुणिता, क्या? गुणिता का मतलब है प्लॉइडी, क्या? प्लॉइडी उत्पन्न करता है। अगर ये डिप्लॉयड सेल है तो टेट्राप्लॉयड हो जाएगी,
टेट्राप्लॉइड में फिर कॉलचिसिन डालते हो तो ऑक्टाप्लॉइड में ये सेल कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिप्लॉइड कन्वर्ट इन टेट्राप्लॉइड। एक्चुअली एक बात और समझने की थी, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर 2C था तो ये कितना हो गया 4C, कितना हो गया 4C। मान के चलो कि ये डिप्लॉइड कंडीशन में 4C था तो ये कितना हो गया, ये डिप्लॉइड है तो 2C मान लो, ये कितना हो गया 4C। अगर ये कॉलचिसिन नहीं आता, विदाउट कॉलचिसिन काम क्या होता, ये डिप्लॉइड कंडीशन मेटाफेज स्टेज में आती और फिर ये अमाउंट डबल हो जाता है ना। ये एक बार तो 4C होता, क्या होता 4C, लेकिन 4C फिर क्या होता 2C में दोबारा कन्वर्ट हो जाता। तो ये कौन हो जाती, डॉटर, क्या डॉटर सेल हो जाती है ना। तो डिप्लॉइड सेल, ये डिप्लॉइड सेल है और ये मेटाफेज कंडीशन में 4C होती और 4C से एनाफेज में बाद में 2C में कन्वर्ट हो जाती, फिर बाद में टीलोफेज में ये डॉटर सेल बन जाती। अब चूंकि मेटाफेज से प्रोसेस आगे बढ़ी नहीं है तो जो टेट्राप्लॉइड थी वो डिप्लॉइड में कन्वर्ट ना होके वो सीधे टेट्राप्लॉइड में कन्वर्ट हो गई और इसीलिए वहाँ डीएनए का अमाउंट जो एनाफेज में आधा होना था वो आधा हुआ ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो पोल्स पर नहीं जा पा रहे हैं, वो अब सेंटर में ही अमाउंट पड़ा हुआ है और इसलिए कॉलचिसिन पॉलीप्लॉइडी को इंक्रीज करता है। तो ये अच्छे क्वेश्चन थे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे हम स्टेज 5 में बात करें तो स्टेज 5 में एक क्वेश्चन है 2014 में, यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C है तो कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका में डीएनए की मात्रा 4C स्तर पर रहती है। चलिए ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है जो अभी अभी हम लोगों ने स्टडी किया है ना, एक ग्राफिकल स्टडी पिकोग्राम का, उससे ये 100% सॉल्व हो जाता है। क्लियर, ये क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है स्टेज 5, क्वेश्चन नंबर 11, स्टेज 5 है ना। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर है 11, ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें ये बात कहा है कि यदि डीएनए की मात्रा 2C है तो कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए 4C में हो। एक सेल है, इसमें जो अमाउंट है डीएनए का वो 2C है, कितना 2C। अब कौन सी फेज हैं जिनमें ये डीएनए का अमाउंट 4C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 4C हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद करो इसमें ऑप्शन क्या है, चलो ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन है अपने लिए G0 तथा G1। दूसरा है इसमें G1 तथा S। तीसरा ऑप्शन है केवल G2। चौथा ऑप्शन है इसमें G2 तथा M। अब आप सोचो कि अगर एक सेल है तो इसमें 4C अमाउंट कब हो जाएगा, तो देख लेते हैं। ये अभी 2 टाइप से अपन ने क्वेश्चन किए। मान के चलो कि 4C की कैलकुलेशन है तो 2C एंड 4C, ठीक है। अब आप समझिए, तो सीधी बात है कि
ये कौन होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा G1, ठीक है, और ये हो जाना चाहिए S, क्या होना चाहिए, ये S हो जाना चाहिए, क्योंकि S में ही 2C कन्वर्ट इन 4C, ध्यान देना इस पर, S में क्या होता है 2C 4C में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये कॉन्स्टेंटली प्रेजेंस कहाँ होता है, ये कॉन्स्टेंटली प्रेजेंस रहेगा G2 में, G2 में अभी भी कितना होगा 4C, क्लियर। अब याद करो, अब ये कहानी कहाँ पहुँचेगी, प्रोफेज में, तो प्रोफेज में भी अभी हमको ये प्रोफेज है, प्रोफेज, ठीक है। अब ये पहुंची है मेटाफेज में, है ना, एम फेज। अब जैसे ही एनाफेज में जाएगी ये दोबारा से 2C में एक साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से, है ना, ऐसे, तो ये कन्वर्ट हो गया दोबारा से किसमें, अब ये 2C फिर से हो गया, 2C 2C, मतलब दो पोल्स की ओर हो जाएगा, और ये फिर से टीलोफेज है, तो टीलोफेज में भी ये तो थी है ना फेज, अब ये आ गई टीलोफेज, टीलोफेज में भी अब क्या है 2C, 2C एट ईच पोल, याद रहे ईच पोल, प्रत्येक पोल की ओर ये 2C है ना, क्योंकि दूसरे एंड पर भी 2C होगा। तो यहाँ इनसे इसने पूछा है कि यदि एक सेल 2C है तो 4C कहाँ कहाँ होगा, तो आप देख लो, ये 4C है, यहाँ 4C हो गया, यहाँ 4C है, यहाँ 4C है, यहाँ 4C है, ये 2C 2C 2C, यानी कि यहाँ से 2C हो गया। अब अपने ऑप्शन देख लो, G0 G1, तो 4C में ये तो G1 की कहानी कह रहा है, तो यहाँ तो कितना है, ये तो 2C है, क्या है, ये तो 2C है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं बनेगा। अब आता है G1 एंड S, ठीक है, G1 में 2C है, लेकिन ये पूछना चाह रहा है कि 4C हमें बताओ, 4C कहाँ होगा, तो जाहिर सी बात है G1 में फिर 2C हो गया, S, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। केवल G2, ये भी आंसर बन सकता है, क्योंकि G2 में यहाँ पर 4C है, लेकिन केवल नहीं है, औरों में भी पाया जाता है, ये G2M, इसको यहाँ पर आंसर माना जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर अपन G2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें M की कैलकुलेशन कैसे दी गई है, तो 11 नंबर में अपन देखें तो यहाँ पर फोर्थ आंसर माना है, तो फोर्थ इस सेंस में माना है कि देखो ये प्रोफेज यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाता है, एम फेज, क्या आ जाता है, एम फेज, तो एम फेज में यहाँ पर 4C 4C नज़र आ रहा है, और दूसरा G2 में भी 4C है, तो G2 में 4C 4C ये चीज़ें हमें एग्जैक्टली दिखाई दे रही हैं, इसीलिए इसमें फोर्थ आंसर को सही माना गया है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन से जो हम मॉड्यूल से स्टडी कर रहे हैं। रिकॉम्बिनेज एंजाइम अर्धसूत्री विभाजन के किस प्रावस्था में आवश्यक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। 13 क्वेश्चन नंबर है, इसमें याद करो रिकॉम्बिनेज कहाँ मिला था, तो रिकॉम्बिनेज की प्रेजेंस हमें मिली थी पैकिटीन में, कहाँ मिली थी, पैकिटीन कंडीशन में हमने रिकॉम्बिनेज को स्टडी किया था, तो जाहिर सी बात है कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम कब मिला था, रिकॉम्बिनेज, वैसे तो हम जब नोट्स पढ़े थे, मतलब हमने डिटेल स्टडी की थी, तब हम इस पर बात कर चुके हैं। एंजाइम रिक्वायर, तो ये एक्चुअली रिक्वायर होता है इस टाइम जब मैटरनल एंड पैटर्नल आपस में क्रॉसिंग ओवर को दर्शाते हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे, इस तरीके से इनमें ये
तो ये पॉइंट जो होता है ना, ये रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी कहते हैं। यहाँ नोड्यूल बनता है और इसी में हमें ये मिलता है, मतलब रिकॉम्बिनेज की रिक्वायरमेंट होती है। याद करो, रिकॉम्बिनेज जो एंजाइम होता है इसमें दो एंजाइम होते हैं, एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज। ये क्या करता है? कट डीएनए, ये। और दूसरा कौन सा था? लाइगेज। लाइगेज ये क्या करता है? अटैचमेंट ऑफ डीएनए, अटैचमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए को आपस में अटैच करने का काम करता है। तो ये दोनों को कंबाइंडली हम रिकॉम्बिनेज कहते हैं। यहाँ डीएनए क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो यहाँ से डीएनए को कट भी किया जाता है और डीएनए को आपस में असेंबल भी किया जाता है। तो इस तरीके से ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। इसी में रिकॉम्बिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। और ये प्रोसेस ओवरऑल हुई कब थी? पैक्सीटीन। कब? पैक्सीटीन। पैक्सीटीन का मतलब क्या हुआ? प्रोफेज फर्स्ट। ऐसे तो हमने बहुत सारे इस टाइप से क्वेश्चन किए हैं, सॉल्व किए हैं। लेक्चर अच्छा था आपके लिए, काफ़ी फ्रूटफुल है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। हम लोगों ने जो साइटोलॉजी सेकेंड में पार्ट आता है वो हमने ओवरऑल पढ़ लिया है। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अपन ने किए। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ओके, मॉड्यूल आप करें, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ें। मेरे हिसाब से घर पर भी आप बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हो। लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनो। ये बात सही है कि आपके आसपास कोई नहीं है, आप अकेले अपने मोबाइल या लैपटॉप के साथ में स्टडी कर रहे हो। ये परेशानी का सबब होता है। टीचर और स्टूडेंट पे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, ये बात सही है लॉकडाउन के चलते, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश इस बात की करते हैं कि आपको हर बात, हर एंगल और हर एक्सिस से समझ में आए। ठीक है, तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख भी पा रहे हो, आप इन्हें अपने नोटबुक में लिखते चलें, शॉर्ट नोट के फॉर्म में। मॉड्यूल में बहुत कुछ है, हमारे एनसीईआरटी में बहुत कुछ है ना। सीएलसी इन परिस्थितियों में भी बेहतर करने की कोशिश कर रही है ना। ओबियसली एक अच्छी जो संस्था होती है उसका जो लायबिलिटी है, जो फ़र्ज़ है, वो अपने स्टूडेंट्स के प्रति 100% होता है, जिसका आप एग्जाम्पल देख रहे हो अपने जीवन में और अपने सराउंडिंग में। जहाँ लोग कई जगह तो हमने ये देखा है, सीधे वो एक नोटबुक लेकर आते हैं, वहाँ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं और वो सारी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये है ना। लेकिन यहाँ पर आपको आपके साथ यहाँ पर बाकायदा लिखा जाता है, एक एक डायग्राम यहाँ बनाया जाता है, एक्सप्लेनेशन दी जाती है। आप इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझें। ऐसे ही क्लास में होता है, क्लास में कोई अलग से चीज़ नहीं होती। इस टाइम और क्लास में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि हम लोग आपस में प्रॉपर इंटरेक्शन कर पाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, है ना। फिर भी इसके लिए हम लोगों ने ये ग्रुप बना रखे हैं प्रॉब्लम काउंटर के लिए, डाउट के लिए। तो आप उन काउंटर पर कैलकुलेट करें, संपर्क करें। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए उसकी फ़ोटो खींचें, अल्टीमेटली उसे सेंड करें, हम लोग उसका जवाब देंगे, है ना। ओके, थैंक यू।